कहानी की शुरुआत ऋतिक राइटिक नामक एक मजबूत इरादों वाला व्यक्ति अपने मृत पिता की कब्र को खोद रहा होता है। उसका उद्देश्य साफ है, वो अवशेषों को निकालकर सभी को दिखाना चाहता है। जैसे ही ऋतिक मकबरा खोलने वाला होता है, तभी एक कबीले की जादूगरनी वहां प्रकट होती है और उसे रोकने लगती है। वो कठोर स्वर में चेतावनी देती है कि यदि उसने ऐसा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन लोगों ने जादूगरनी को सिर्फ एक बकवास करने वाली डायन समझा। ऋतिक ने बिना कुछ कहे उस चेतावनियों को अनसुना कर दिया और कब्र को खोल दिया। इसके तुरंत बाद बहुत ही अजीब और अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। जब ताबूत को बाहर निकालकर खोला गया, चौंका गया। वहां कोई इंसानी कंकाल नहीं था, बल्कि सूखे हुए फूल रखे हुए थे। ये देखकर राका बहस करने लगता है। वो जोर देकर कहता है कि यह आदमी ऋतिक का पिता एक शैतान का अवतार था और उसे गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं था। माहौल भय और विवाद से भर गया। इस घटना के बाद कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है। हमें ऋतिक को जूली की लड़की के साथ जंगल की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। जूली अपने बचपन की प्यारी यादें ऋतिक को याद दिलाना चाहती थी, लेकिन उसे लग रहा था कि ऋतिक बहुत घमंडी हो गया है और उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। ऋतिक उससे कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। हालांकि जैसे ही वे पूर्व की ओर यात्रा जारी रखते हैं, ऋतिक की कठोरता धीरे धीरे कम होती है। जूली को पता चलता है कि ऋतिक को वो पहले से ही याद आ चुकी थी, जिससे उनके रिश्ते में काफी ज्यादा नरमी आ गई। लेकिन तुरंत ही उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। एक छोटी नदी के पास ऋतिक का घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो पानी की धारा का कोई अदृश्य बल विरोध कर रहा हो। ऋतिक ये नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जूली घोड़े के डर को समझ गई। जूली ने घोड़े से धीरे से कहा कि ये छोटी सी धारा कभी जलपरियों के आंसुओं से भरी हुआ करती थी, लेकिन राका के नेतृत्व में बहुत ज्यादा कटाई और लोगों को लाकर जंगल को बर्बाद करने की वजह से जलपरियां धीरे धीरे गायब हो गईं। जूली की बात सुनकर ऋतिक को 20 साल पहले देखी गई एक जलपरी याद आ गई, जिसकी लाल आंखें वो कभी नहीं भूल पाया था। जूली के प्यार भरे समझाने के बाद वो घोड़ा चुपचाप और आराम से नदी पार कर गया। तब ऋतिक को समझ में आया कि जूली के पास जानवरों और आत्माओं से बात करने की अलौकिक शक्तियां हैं। जैसे ही वे नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचे, उन्हें कहीं से दर्द भरी आवाजें सुनाई दी। ये सुनकर जूली तुरंत उस तरफ भाग गई और ऋतिक भी उसके पीछे भागा। ऋतिक ने देखा कि जूली एक गुफा में बैठी हुई थी और एक मिट्टी के टीले पर गड़े हुए क्रॉस को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। ऋतिक ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक जूली ने क्रॉस को निकाल लिया। लेकिन जिस जगह से क्रॉस को निकाला गया था, वहां से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। इससे पहले कि ऋतिक कुछ समझ पाता, जूली ने उसे वहां से भागने के लिए कहा। वे दोनों तुरंत भागे और उनके भागने के बाद मिट्टी का टीला अपनी जगह पर फिर से खड़ा हो गया। उन्हें पता चला कि जूली ने अनजाने में एक शैतान को जगा दिया है। वो भयानक चीज तुरंत जंगल में चली गई और गायब हो गई। थोड़ी देर बाद राका के सैनिक उस जगह पर पहुंचे। उन्होंने वहां केवल पड़ा हुआ क्रॉस देखा और वे बहुत ज्यादा डर गए। लेकिन खजाने की लालच ने उन्हें फिर भी जूली और ऋतिक का पीछा करने के लिए मजबूर किया। इस बीच जूली और ऋतिक अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। उनके सामने की गुफा बहुत गहरी और विशाल दिख रही थी, जैसे किसी राक्षस ने अपना बड़ा मुंह खोल रखा हो। जूली सीधे अंदर नहीं गई। उसने अपने कपड़े के अंदर से वही सूखा हुआ फूल निकाला और ऋतिक को देते हुए कहा कि ये गुफा में प्रवेश करने के लिए एक ताबीज का काम करेगा। ऋतिक पहले तो ये ताबीज नहीं पहनना चाहता था, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उसने जूली के दिए हुए सूखे फूलों के हार को पहन लिया। इसके बाद वे दोनों गुफा की गहराइयों तक पहुंच गए। वहां जूली और ऋतिक ने देखा कि दीवार पर एक बहुत ही अजीब तरह का चित्र बना हुआ था। जूली ने कहा कि ये वही है जिसे लोग भूल चुके हैं। उसने बताया कि चित्र में जो बड़ा सांप दिखाई दे रहा है, वो जंगल की माँ का प्रेमी है। जूली ने ऋतिक से कहा कि हम दोनों ने ही मिलकर टेक्स्ट मिल्ट वॉच, शायद कोई पुराना रिश्ता या वंश को बढ़ाया है। ऋतिक के दिमाग में ये अजीब बातें बैठ नहीं पा रही थी। जूली ये देखकर समझ गई और उसने आगे बताना बंद कर दिया और अपनी खोज जारी रखी। अचानक उन्हें अपने पीछे फुसफुसाहट की आवाजें आईं। उन्हें पता चला कि राका के आदमी उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। उनमें से एक आदमी उन्हें खजाना बताने के लिए मजबूर कर रहा था। तभी एक आदमी ने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी और उसे देखने के लिए चला गया। उस आदमी की चीख सुनकर दूसरा आदमी भी वहां दौड़ा। वो अपने दोस्त को बुला रहा था। तभी उसके ऊपर खून की बूंदें टपकने लगी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो डर से कांप उठा। उसने देखा कि अंधेरे में एक बहुत ही भयानक एक आंख वाला दानव प्रकट हो गया है, जो उसके साथी को मारकर खा रहा था। वो आदमी सिर पकड़कर डर के मारे भाग गया। तब बाकी सभी लोगों को पता चला कि गुफा में एक बहुत ही भयानक राक्षस है।
लोग अपनी जान बचाने के लिए गुफा के किनारे की ओर भागे, लेकिन घबराहट में अचानक ऋतिक का पैर फिसल गया और वो चट्टान से लटक गया। तभी उसने मौका देखकर जूली का पैर पकड़ लिया। जैसे ही वो जोर लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, जूली के पैर से जूता निकल जाता है। ऋतिक ने देखा कि जूली का पैर एक पक्षी के पैर जैसा दिख रहा है। ऋतिक इतना ज्यादा डर जाता है कि वो सीधे चट्टान से नीचे गिर जाता है। जब जूली उसे बचाने की कोशिश करती है, तो राका का बचा हुआ आदमी उसे धकेलकर अपने सामने कर लेता है। अगले ही पल वहां भयानक शैतान प्रकट होता है और अपने सामने फंसे हुए लोगों को देखता है। जब जूली समझ जाती है कि अब वो नहीं बचेगी, तभी वो राक्षस जूली को अच्छी तरह से देखता है और समझ जाता है कि वो उसी के कुल की राका की लड़की है। इस बीच ऋतिक जो नीचे गिरा था, वो जल्दी से खुद को संभाल लेता है। वो एक अजीब सी जगह पर गिरा था, जहां चट्टानें लाल पत्थरों से अजीब तरह से सजी हुई थी। जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, तब उसे अचानक सोना, चांदी और बहुत कीमती जेवरात दिखाई देने लगते हैं। अजीब बात यह थी कि उसी के थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी भेड़ बैठी हुई थी। उसे पता चला कि वो गलती से एक पौराणिक खजाने के पास पहुंच गया था। उसने अपने पास एक तलवार उठाई और जैसे ही वो उसे करीब से देखने की कोशिश करने लगता है, तभी पत्थरों के सरकने, चरमराने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सभी पत्थर की मूर्तियां अचानक से अपना सिर घुमा लेती हैं। तभी ऋतिक को एक आवाज सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि खजाने के अंत में एक महिला बैठी हुई है और वो कपड़े की बुनाई कर रही थी। जब ऋतिक ने अपना नाम सुना, तो उसे एहसास हुआ कि ये वही औरत है जो जंगल की माँ है। ऋतिक जब बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, तो उसे पता चलता है कि जब उसके पिता एक बार बकरी को जंगल की माँ के लिए उपहार के रूप में लेकर आए थे, और उस बकरी के बदले उन्होंने जंगल की माँ से हमलावरों को जंगल से खत्म करने का अनुरोध किया था, जिसकी कीमत उनको अपने जीवन की बलि देना था। ये सुनकर ऋतिक डर के मारे नीचे गिर पड़ा। तभी उसने देखा कि जंगल की माँ के चारों तरफ एक विशाल अजगर लिपटा हुआ है। इसके बाद ऋतिक को जंगल की गुफा से बाहर भेज दिया गया। बाहर आते ही जूली मदद के लिए उसे जंगल में से पुकारने लगती है। दरअसल जंगली लोगों ने उसे घेर लिया था। जब जंगली लोग जूली के पक्षी वाले पैर को देखते हैं, तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये तो कोई जलपरी है या फिर राक्षसी है। वे कुल्हाड़ी से जूली का पैर काट देना चाहते थे। तभी मौके पर ऋतिक वहां पहुंच जाता है और जूली को एक सुरक्षित गुफा के अंदर लेकर चला जाता है। वहां ऋतिक जूली को बताता है कि वो जंगल की माँ की बेटी है, लेकिन जूली इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ ने उसे बड़ी ही बेरहमी से अकेले जंगल में छोड़ दिया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जादूगरनी ने उसे पाला और वो जिंदा बच गई। लेकिन इन वर्षों में वो बहुत दर्द में जी रही होती है, क्योंकि उसके पक्षी पैरों के कारण लोग उसे बहुत ज्यादा भेदभाव की नजरों से देखते थे। वो हमेशा अपने आप को एक राक्षस लड़की समझा करती थी। तभी जूली को समझाने के लिए ऋतिक ने अपना पैर उसके पैरों के सामने रखा, ये दिखाते हुए कि वास्तव में उसका पैर सिर्फ विकृत था, अलग नहीं। ये सुनकर जूली बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने समझा था। खुश होकर उसने ऋतिक से दूरियां मिटाई और वो ऋतिक के करीब आ गई। इसके बाद वे दोनों रात भर प्यार करते हैं और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव वाले जादूगरनी को मौत की सजा सुना रहे होते हैं। ये सब देखकर जूली ने खुद को छुड़ाया और रोती हुई जादूगरनी के पास भागी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, तभी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और निर्दयता से उसके पैर से पट्टियां खोल दी और उसके पक्षी पैर सबके सामने उजागर कर दिए। ये दृश्य देखकर लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत उसे एक भयानक राक्षसी मानने लगते हैं। ये देखकर जूली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह रोते हुए आसमान की ओर दहाड़ लगाने लगती है और मनुष्यों पर आरोप लगाती है। अगले ही पल आसमान पूरी तरीके से बादलों से घिर गया। बिजली चमकने लगी और गड़गड़ाहट भी होने लगी। आसमान से बहुत बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरने लगे, जिससे सभी के सिर फटने लगे थे। तब वे लोग जल्दी से माफी मांगने के लिए चर्च में जाकर प्रार्थना करने लगे। तभी वहां पर वही बूढ़ी भेड़ फिर से प्रकट हो जाती है। वो धीरे धीरे जूली के पास जाती है और उसे अपनी पीठ पर बैठने के लिए इशारा करती है। इसके बाद काले बादलों के बीच ऋतिक ने खुद अपनी आंखों से देखा कि बूढ़ी बकरी ने जूली को अपनी पीठ पर बिठाकर बादलों के बीच में छिपा दिया। इस प्रकार जूली ने मनुष्यों के प्रति अपने गुस्से को जाहिर किया और अंत में जंगल की मां की गोद में वापस लौट आई।